गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग गन्ने के सीरे से इथेनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं इसको स्टडी करते हैं। गन्ने के सीरे को मोलासस बोलते हैं। चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक सह उत्पाद होता है सीरा, जिसे हम लोग मोलासस कहते हैं। यानी सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक सह उत्पाद है और इसमें लगभग 40% शर्कराएं होती हैं। 40% शर्कराएं होती है इसमें, 40% शर्कराएं होती हैं। इन शर्कराओं के तनु विलयन के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो सीरा होता है उसको लगभग 8 से 10% तक डाइल्यूट करते हैं। गन्ने के सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं इसको समझने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सीरा क्या होता है। चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक सह उत्पाद है सीरा। ठीक है, वो सीरा आपने देखा होगा हलवाई जलेबी वगैरह बनाता है तो चीनी का जो सांद्र सॉल्यूशन इस्तेमाल करता है, सांद्र विलयन इस्तेमाल करता है, वो सीरा होता है। उसमें से कुछ अवयव वो अंश वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब चीनी का निर्माण होता है तो उस गन्ने के रस से चीनी बनती है, तो उस चीनी बनने की प्रक्रिया में बहुत सारा सीरे का अंश निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है और उसी अनुपयोगी पदार्थ का उपयोग करके इस एथिल अल्कोहल का प्रयोग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 8 से 10% तो पहले डाइल्यूट सीरा 40% शर्कराएं होती हैं, उसको 8 से 10% तक डाइल्यूट किया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। डाइल्यूट H2SO4 इसलिए मिला दिया जाता है जिससे अन्य प्रकार के जीवाणुओं का प्रवर्धन रुक जाए और जो किण्वन की क्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं वो उचित प्रकार से और उचित तरीके से हो सके, तो डाइल्यूट कर देते हैं इसको। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2HSO4 और अमोनियम फॉस्फेट NH3 का होल NH4 का होल थ्राइस PO4, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिला देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये भविष्य में जो ईस्ट यानी सूक्ष्म जीवी आने वाला है उसके लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसके बाद उसमें ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट खमीर मिलाने के बाद 25 से 30 डिग्री सी पर सॉल्यूशन को 1 से 2 से 3 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे किण्वन की क्रिया होती है। और किण्वन की क्रिया आप लोग पढ़ते हैं। किण्वन क्या है? सूक्ष्म जीवियों में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन, ये किण्वन है। किण्वन फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किण्वन में क्या अभिक्रिया होती है तो उसको देखें हम लोग। शर्करा यानी C12 H22 O11, ये ईस्ट से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है इनवर्टेज एंजाइम। ये इसको तोड़ देता है C6H12O6। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है। दोनों के अणुसूत्र सेम है परंतु दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे कि कितना डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से। ये सुक्रोज है। सुक्रोज यानी शर्करा है। जो शर्करा होती है उसका सूत्र है C12H22O11।
जल अपघटन हो गया ईस्ट के द्वारा निकला हुआ इनवर्टेज एंजाइम द्वारा। अब C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये फिर ईस्ट से एक और एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं जाइमेज, और ये टूट जाता है C2H5OH, साथ में 2CO2। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ये बन गया एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार से गन्ने के सिरे से एथिल अल्कोहल मिल जाता है। लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन के लिए जब हम ये सारा सिस्टम छोड़ देते हैं तो एक द्रव मिलता है, उस द्रव में करीब 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है, और उस द्रव का नाम होता है वास। उस द्रव को क्या कहते हैं? वास। और इस वास में 6 से 10% तक इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल होता है, और इसका किया जाता है प्रभाजी आसवन, और प्रभाजी आसवन करके एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। और प्रभाजी आसवन के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं काफी भवके विधि। या कॉफी स्टिल मेथड। ठीक है, तो कॉफी भवके विधि द्वारा प्रभाजी आसवन किया जाता है और एथिल अल्कोहल मिल जाता है। तो कॉफी भवके विधि के बारे में अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर से, लेकिन पहले इसको एक बार हम देख लें कि प्राप्त होने वाला एक सह उत्पाद होता है, साथ में प्राप्त होने वाला, जिसका कोई खास विशेष उपयोग नहीं होता है, निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी फेंके हुए पदार्थ से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला सह उत्पाद है। इसमें लगभग 40% तक शर्कराएं होती है, सुगर्स होते हैं। सुगर्स का मतलब होता है C12H22O11। इसके तनु विलयन का किण्वन करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले इसको 8 से 10% तक तनु किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ बूंदें तनु H2SO4 की मिला देते हैं, जिससे जीवाणुओं की जो अनैच्छिक वृद्धि हो रही वो रुक जाए। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिला देते हैं, जिससे जो ईस्ट आने वाला है, जो खमीर आने वाला है, उसके लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसके बाद ईस्ट मिला करके उसको 25 से 30 डिग्री सी पर 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है? सुक्रोज टूटता है। ईस्ट एक सूक्ष्मजीवी है, उससे एक एंजाइम निकलता है, नाम है उसका इनवर्टेज। ईस्ट से जो एक एंजाइम निकलता है उसका नाम है इनवर्टेज। एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है जाइमेज। ठीक है, तो इनवर्टेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। ईस्ट से जो दूसरा एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं जाइमेज, ये क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आप रिएक्शन देखेंगे, पूरी रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। 12 कार्बन है, 6 और 6 12 कार्बन है, ऑक्सीजन 11 12। तो ये आप देखेंगे ये एथिल अल्कोहल बन जाता है किण्वन के फलस्वरूप। तो जो द्रव प्राप्त होता है उसमें एथिल अल्कोहल होता है, और कितना एथिल अल्कोहल होता है? 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है। और ऐसा किण्वन के फलस्वरूप जो द्रव मिलता है उस द्रव में 6 से 10% एथेनॉल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, उसे कहते हैं वास या वॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और इस वास से ही हम लोग कॉफी भवके विधि लगा करके एथिल अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। तो कॉफी भवके विधि में एथिल अल्कोहल जो मिलता है वो पहले मिलता है 90%, जिसे हम लोग कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। और इस परिशोधित स्प्रिट के मिल जाने के बाद उसका पुनः प्रभाजी आसवन करने से द्वितीय प्रभाज में 93 से 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इससे अधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल प्रभाजी आसवन से संभव नहीं है, उसके लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अभी गन्ने के सिरे से हमने वास कैसे मिलता है ये जान लिया। अब हम लोग जानते हैं
कि वास जो हमें मिला हुआ है उसको हम लोग कॉफी भपके विधि में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उस वास से एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं जो कि 90% शुद्ध होता है। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम लोग कॉफी भपके विधि को देखते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि कैसे एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं वास से। अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि गन्ने के शीरे के किण्वन के फलस्वरूप एक द्रव्य मिलता है जिसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है और इस द्रव्य को कहते हैं हम लोग वास। इस द्रव्य को क्या कहते हैं भाई? वास कहते हैं। और इस वास में 6 से लेकर के 10% तक अल्कोहल उपस्थित रहता है, ये हम लोग जानते हैं। इस वास को कहें या वाट कहें, इसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। अब इस वास से एथिल अल्कोहल को कैसे पृथक किया जाता है? इस वास से एथिल अल्कोहल को कैसे पृथक किया जाता है, उसके लिए एक विधि प्रयोग में लाई जाती है जिसे कहते हैं कॉफी भपका विधि या कॉफी स्टिल मेथड। कॉफी स्टिल मेथड कहते हैं कॉफी भपका विधि। इस विधि में जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो आपके सामने है। इसमें एनालाइजर, इसको विश्लेषक कहते हैं, ये रेक्टिफायर, इसको परिशोधक कहते हैं। विश्लेषक और परिशोधक, एनालाइजर, रेक्टिफायर। हम लोग याद रखें ए आर, ए पहले आर बाद में, ए आर, एनालाइजर एंड रेक्टिफायर। चलिए, इसमें आप देख रहे हैं 2 स्तंभ होते हैं। एक स्तंभ को एनालाइजर यानी विश्लेषक कहते हैं, दूसरे स्तंभ को रेक्टिफायर यानी परिशोधक कहा जाता है। दोनों के दोनों स्तंभ खानेदार होते हैं। इनमें गैस नीचे से, जो द्रव की वाष्प है वो नीचे से ऊपर की ओर चली जाए और ऊपर से द्रव भी सिस्टमैटिकली नीचे की ओर आए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसलिए इन कक्षों को खानेदार कक्षों में कन्वर्ट किया गया है और विशेष प्रकार के वाल्व लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, जिससे द्रव सिस्टमैटिकली ऊपर से नीचे की ओर आए और जो वाष्प अवस्था में है द्रव वो सिस्टमैटिकली ऊपर चला जाए। देखो, अभी गन्ने के शीरे के किण्वन से जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है वो वास के रूप में होता है। तो हॉट वास को हम इस ट्यूब के माध्यम से इसमें प्रवाहित करते हैं। ये अभी रेक्टिफायर में प्रवाहित नहीं हो रहा है। ये ट्यूब इस तरीके से रहती है कि वो पहले रेक्टिफायर से गुजरती है और रेक्टिफायर से गुजरने के बाद वो जाकर के एनालाइजर यानी विश्लेषक के ऊपर गिरता है। ये हॉट वास ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और यहां से स्टीम भेजी जाती है। स्टीम यानी जल वाष्प, भाप बोलते जिसे। भाप बोलते हैं, ऊपर से यहां से भाप भेजी जाती है। तो बेटे, स्टीम यहां से ऊपर की ओर जाती है और यहां से गर्म वास जिसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल है वो वास नीचे आती है, वास नीचे आती है। स्टीम में जो हीट होती है उस हीट के कारण उपस्थित उसमें अल्कोहल वाष्प अवस्था में आ जाता है, अल्कोहल वेपर के फेज में आ जाता है। तो ये स्टीम इस वाष्प में उपस्थित एथिल अल्कोहल कहें या अल्कोहल कहें, अल्कोहल को अपने साथ लेती हुई रेक्टिफायर में पहुंचती है। रेक्टिफायर में वही व्यवस्थाएं फिर होती है, बाल्ब लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं। तो स्टीम और अल्कोहल की वेपर जब यहां पहुंचती है तो यहां से ऊपर की ओर सिस्टमैटिकली रुकाते जाती है, जिससे जल का क्वथनांक अधिक होता है, सो जल द्रवित हो जाता है। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 78.1 डिग्री सी। तो एथिल अल्कोहल वाष्प अवस्था में ही रहता है और एथिल अल्कोहल की वाष्प ऊपर की ओर जाती है और अल्कोहल की वाष्प आगे पहुंचती है, जिसे कहते हैं हम लोग कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर। ठीक है, और उसमें जो स्टीम होती है ना, स्टीम, उसमें जो जल का अंश होता है वो जल द्रवित होकर के नीचे नीचे बैठ जाता है। इस द्रव में थोड़ा सा अल्कोहल और अन्य पदार्थों के अंश भी हो सकते हैं, इसलिए इसको वाटर ना कह करके इसको कहते हैं स्पेंट वास।
वास से जो बचा है शेष वास यानी स्पेंट वास कहते हैं। स्पेंट वास यहां भी मिलता है, स्पेंट वास यहां भी मिलता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये कौन सी विधि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कॉफी-बबके विधि। तो प्रश्न उठता है कॉफी-बबके विधि किसके सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है? एथिल अल्कोहल के सेपरेशन के लिए। एथिल अल्कोहल का सेपरेशन कहां से करना होता है? हम लोग किण्वन के फलस्वरूप एक द्रव्य प्राप्त करते हैं जिसे कहते हैं वास। इस वास में 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है। कॉफी-बबके विधि का वर्णन मैंने आपको कर दिया कि इसमें 2 स्तंभ होते हैं, दोनों स्तंभ खानेदार विशेष प्रकार से बने हुए होते हैं। इनमें वाल्व लगे रहते हैं जो डायरेक्ट लिक्विड को यहाँ से पास होने से रोकता है और गैस यानी द्रव की जो वाष्प है उसको ऊपर जाने देता है। ठीक है, पाइप लगे हुए रहते हैं कि द्रव सिस्टमेटिकली ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर वाष्प भी चली जाए। स्टीम यहाँ से भेजते हैं और हॉट वाष्प यहाँ से भेजते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही वाष्प यहाँ से होता हुआ गर्म वाष्प पाइप के माध्यम से यहाँ गिरता है तो वाष्प यहाँ वाष्प में उपस्थित एथिल अल्कोहल और इधर से स्टीम भेजी जा रही है। स्टीम की हीट ज़्यादा होती है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का होता है स्टीम। तो उसमें जो हीट होती है उस हीट के कारण एथिल अल्कोहल वाष्प की अवस्था में मिलता है, अल्कोहल वेपर फेज में आ जाता है। स्टीम एथिल अल्कोहल की वेपर को अपने साथ लेती है और दूसरे चैम्बर में पहुंचती जिसे कहते हैं परिशोधक यानी रेक्टिफायर। ये परिशोधक में फिर वही व्यवस्था होती है, एथिल अल्कोहल और स्टीम की वाष्प नीचे से ऊपर की ओर जाती है और इसमें कई सारे खाने होते हैं। इन खानों अल्कोहल वेपर फेज में ही रहता है, लेकिन जो स्टीम होता है ना, स्टीम ठंडा हो जाता है और स्टीम ठंडा होकर के नीचे सेटल डाउन होता चला जाता है। यहाँ रुक जाता है, कुछ यहाँ पानी धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है, जिसमें अधिकांश जल का अंश होता है क्योंकि स्टीम यहाँ ठंडा होता है, कुछ यहाँ ठंडा होता है, कुछ यहाँ ठंडा होता है। तो वो जो स्पेंट वास है वो मुख्यतः उसमें जल होता है और एल्कोहल और अन्य अवयव भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं। तो एल्कोहल की वाष्प ऊपर पहुंचती है, इसके बाद एल्कोहल की वाष्प पहुंचती है इस चैम्बर में। ये कंडेंसर कहलाता है। इसमें बाहर कोल्ड वाटर घूमता रहता है। इस ठंडे जल के प्रभाव से एल्कोहल की वाष्प द्रवित हो जाती है और एल्कोहल की वाष्प के द्रवित होने से एथिल अल्कोहल का जो 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस 90% एथिल अल्कोहल जो कि कंडेंसर से हमें प्राप्त होता है, इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। परिशोधित स्प्रिट यानी रेक्टिफाइड। इसका पुनः प्रभाज्यास्वन लिखा हो, पुनः प्रभाज्यास्वन किया जाए तो दूसरे प्रभाज में पुनः प्रभाज्यास्वन किया जाए तो दूसरे प्रभाज में इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का 93 से 95% सॉल्यूशन, 93 से 95% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जबकि पहले प्रभाज में एसिटाल्डिहाइड और कम क्वथनांक वाले अवयव मिलते हैं। तीसरे प्रभाज में उच्च क्वथनांक वाले अवयव प्रोपेल अल्कोहल और ब्यूटिल अल्कोहल आदि का मिश्रण मिलता है। तो हम लोग सीधे जाएंगे मध्य वाले प्रभाज पर। मध्य वाले प्रभाज में 93 से 95% एथिल अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल से अधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल हम लोग प्रभाज्यास्वन विधि से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रभाज्यास्वन विधि तब तक कारगर होती है जब तक कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण ना बनता हो। यहां स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बन जाता है 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल का जो मिश्रण होता है वो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। और इस मिश्रण से अल्कोहल को सेपरेट कर पाना प्रभाज्यास्वन विधि द्वारा संभव नहीं होता है। उसके लिए हम लोग रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें वाष्प जिसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है, वाष्प से एथिल अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है। कॉफी-बबके विधि कहलाती है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक का नाम एनालाइजर होता है, एक का नाम रेक्टिफायर होता है। एनालाइजर को हम लोग विश्लेषक कहते हैं, रेक्टिफायर को परिशोधक कहते हैं। ठीक है, इसमें एक विशेष व्यवस्था होती है कि गैस
नीचे से ऊपर जा सके और द्रव सिस्टमेटिकली ऊपर से नीचे की ओर आ सके। स्टीम यानी वाष्प, जल वाष्प नीचे से ऊपर की ओर जाती है और हॉट वाष्प ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वो नीचे की ओर आता है और उसमें उपस्थित एल्कोहल का अंश वाष्पित हो जाता है। तो स्टीम एल्कोहल की वेपर को अपने साथ लेते हुई परिशोधक कक्ष में पहुंचती है और यहाँ जो है एल्कोहल और स्टीम धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। तो स्टीम यानी जल का क्वथनांक अधिक होता है, आसानी से द्रवित हो जाता है। एल्कोहल आसानी से द्रवित नहीं होता है, उसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सी होता है। तो एल्कोहल यहाँ से पहुँचता है कंडेंसर में और शेष हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो 90% एथिल एल्कोहल होता है उसको परिशोधित स्पिरिट किया कहा जाता है। इसका पुनः प्रभाजीकरण करने से 93 से 95% शुद्ध एथिल एल्कोहल तक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, अटेंडेंस डालना ना भूलें।